है, कोई बम फोड़ने वालों के लिए थोड़ी ना है। लेकिन इसमें ये भी तो कहा जा रहा है ना कि आप यही चीज़ें बताते हो एक सुसाइडर को, एक बम्बर को, कि आप ऐसा करोगे, आप जिहाद पे जाओगे, आप अपनी जान यहाँ पे दोगे, वहाँ पे आपको 72 हूरें मिलेंगी। ये वो चीज़ इसमें दर्शाई जाती है। इनका कंटेक्स्ट है, ये इनका कंटेक्स्ट है। ये लव जिहाद कहते हैं, ये कहते हैं लव जिहाद करो। अरे आज जो टर्मिनोलॉजी इन्होंने लव जिहाद बनाई है, जिस तरह कहते हैं कि ये साहिल ने, मान लीजिए साहिल ने लव जिहाद किया, क्या उसके परिवार ने उसको कहा कि एक लड़की के साथ तू रिलेशनशिप रख, या उसको बाद में तू एक चाकू से इस तरह कत्ल कर और उसके बाद तू हमारे लिए वबाल बना, उसके बाद तू जेल में जा और फांसी पे लटक जा? क्या कोई परिवार अपने बच्चों को ये सिखाएगा? या धर्म कोई अगर सिखा भी दे तो वो आदमी ऐसा करेगा? खुद को क्यों अपने आप को फसाद में डालेगा? एक सोचने वाली बातें हैं। तो ये इनका कंटेक्स्ट है। अब चल इन्हीं की रही है, मीडिया इनका है, टीवी इनका है, ओटीटी इनका है, चल इनकी रही है तो ऑब्वियस सी बात है। और लोग जो हैं लेने के लिए तैयार हैं, जो परोसा जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नफरत में अंधे हो चुके हैं। उनको लगता है कि ये सही है। अब एक क्राइम होता है, उसको मजहब के, अब ये कह रहे हैं कि मैं आपको बताता चलूँ, अभी पिछले महीने की बात है, पिछले महीने गुजरात में 2 एपिसोड पेश आए। एक लड़के ने अपनी कज़न, अब ये कहते हैं कि मुसलमान अपनी बहनों से शादी करते हैं, आप अखबार खोलिए पढ़िए आप, सूरत के अंदर एक लड़के ने, एक गुजराती लड़के ने, कृष्णा कुछ नाम था उसका, अपनी कज़न को शादी के लिए ऑफ़र किया। उसने मना किया, उसने मना किया और उसके मना करने के बाद एक दिन वो उसके घर चला गया और उसने उसको 17 बार चाकू घोंपा। वो नेशनल मीडिया में खबर नहीं आई। वहाँ पे कज़न वाला मसला भी है, वहाँ पे हर मसला है, लेकिन नेशनल मीडिया ने वो खबर नहीं दिखाई। 17 बार चाकू घोंपा उसने। और वहीं पिछली बार साहिल के दौरान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अवैस चौधरी साहब, जो कि रहने वाले भद्रवा के हैं और शुरुआत इनकी हुई थी एज अ जर्नलिस्ट, बाद में नेता बने आम आदमी पार्टी में और अभी भी आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं। लेकिन नेतागिरी के साथ साथ में अब सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस इनकी वायरल हुई हैं, जो शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी। बातचीत करते हैं भद्रवा से जम्मू तक का सफ़र, और पहले जर्नलिस्ट, उसके बाद एक नेता, और नेता के साथ साथ में सोशल मीडिया पे जो है इतना ज़्यादा एक्टिव हैं। अवैस भाई, आपका स्वागत है न्यूज़ 7 इंडिया में। बहुत शुक्रिया अरफाज साहब, बहुत शुक्रिया। पहले भी बहुत सारे बातचीत हमारे बीच में हो रखी हैं, लेकिन आज थोड़ा सा एक अलग से कुछ करेंगे हम। जिस तरह से अगर हम बात करें, रहने वाले आप भद्रवा के और जम्मू तक का सफ़र, या एज अ जर्नलिस्ट आपने शुरुआत की, जब हमारी मुलाकात हुई थी आप जर्नलिस्ट के रूप में हम मिले थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी के साथ साथ में जो आप एक सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हर मुद्दे पे जो है अपनी बात रखते हैं। ये जो सफ़र है कैसा रहा? स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरफाज भाई देखिए, जहाँ तक मेरी लाइफ के ये जो आप बता रहे हैं, इवेंट्स बता रहे हैं, इनका सवाल है, ये सब इवेंट्स एक ही सोच के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं हमेशा से। ये सबसे पहला इसमें प्रायोरिटी में गरीब की कफ़ालत था, क्योंकि बहुत नज़दीक से हमने बहुत चीज़ें देखी हैं सोसाइटी के अंदर होती हुई। उसके बाद सोसाइटी में ये जो भाईचारा या कम्युनल जो डिसहार्मनी क्रिएट करने की लोग कोशिश करते हैं, और उसके नुकसानात भी हमने बहुत करीब से देखे। मिलिटेंसी को भी हमने कुछ हद तक देखा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से देखा है, वो भी हमने बहुत नज़दीक से देखा। उसके बाद सोसाइटी में ईविल्स, एडिक्शन, ये सब चीज़ें भी हमने बहुत करीब से देखी। और सेंसिटिव एक बैकग्राउंड से आने के साथ साथ जो हैं, हम लोग थोड़ा उर्दू अदब से जुड़े हुए लोग थे। मेरे वालिद शायर हैं, मेरे फैमिली के बड़े शायर रह चुके हैं, नेशनल लेवल के मेरे चाचा हैं सागर सहराई साहब, जिनकी वफ़ात लास्ट ईयर हुई। तो उन्होंने हमें एक इंसानियत का पार्ट जो है ना, वो बहुत पहले से, शुरुआत से पढ़ाया। हमेशा से वो लोग ये हमेशा हम लोग को इस तरह पुश करते थे कि भाईचारा सबसे ऊपर है, अमन सबसे ऊपर है, सोसाइटी की बेहतरी सबसे ऊपर है, गरीब की कफ़ालत सबसे ऊपर है। तो उस माइंडसेट के साथ हम ज़िंदगी जो है वो जीते आए। जहाँ रहे, जिस हाल में रहे, मकसद यही था। जहाँ रहे, जिस सूरत रहे, मकसद यही था, और आज भी वही कर रहे हैं। अब शोबों की अगर आप बात करते हैं, तो मैं शोबों में इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर चुका हूँ। मैंने जर्नलिज्म को एक्सप्लोर किया, मैंने आप एक्टिविज़म को एक्सप्लोर किया, मैं आज पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लेकिन मकसद, अल्टीमेट गोल और एम ये है कि सोसाइटी को बेहतर किस तरह किया जाए,
सोसाइटी को एक अच्छी, एक बोलते हैं ना, एक दुनिया, एक खूबसूरत दुनिया कैसी बनाई जाए, रहने लायक दुनिया कैसी बनाई जाए, मकसद अल्टीमेटली यही है। अवैस भाई, मेरे को याद है जब आप एक जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे थे, आप डीसी जम्मू ऑफिस में जो है धरना लगा के बैठ गए थे और आपके साथ शायद एक और व्यक्ति थे, आप 2 लोग थे वहाँ पे धरने पे बैठ गए। क्या ऐसा हुआ था? आप एक जर्नलिस्ट थे, आपको भावुक नहीं होना था, आपको किसी भी बात की इतनी चुभन नहीं होनी चाहिए थी कि आप माइक ले करके कहीं बैठ जाएं धरने पे, ऐसा क्या हुआ था? देखिए, जर्नलिस्ट को भावुक होना है, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जर्नलिस्ट को भावुक नहीं होना है। उसको होना है, उसको बायस्ड नहीं होना है। जो उसको नहीं होना है वो है बायस्ड। उसको बायस्ड नहीं होना है, उसको गलत पक्ष नहीं लेना, उसको सही पक्ष लेना है। अगर आप पक्ष नहीं लेंगे, आप सही बात नहीं करेंगे, तो आपके काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर मैं उस दिन वहाँ पर बैठा था तो वो एक वजह थी, और वजह ये थी कि उस वक्त जब मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने की सरकार कोशिश कर रही थी, तो एक आदमी यहाँ बैठकर पब्लिक में कुछ 100 माइक सामने रख के उस मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहा था। अब सरकार को ये समझना था कि अगर आपने एक पूरे रीजन का इंटरनेट बंद किया है, आपने वो इंटरनेट इसलिए बंद किया था कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, लेकिन वही मिस इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ एक बड़ा रेप्यूटेड वकील जो अपने आप को कहता है, या वो कानूनदान अपने आप को कहता है, मैं समझता नहीं, तो वो कानूनदान जो है पब्लिक में आता है और पब्लिक डोमेन में वो मिस इन्फॉर्मेशन ओपन कर देता है पूरी नेशन के लिए। तो उसलिए ऑप्शन मेरे पास कोई नहीं था। मेरे इलाके का मसला था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पे थे, मेरा परिवार वहाँ पर था, मेरे रिश्तेदार वहाँ पे थे, मेरे दोस्त थे जिनमें हिंदू भी थे और जिनमें मुस्लिम भी थे। अब मैं ये नहीं चाहता था किसी तरह से ये मसला जो है आग पकड़े और फसाद और बढ़ जाए और किसी का घर जल जाए या किसी की मौत हो जाए। मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए मुझे मजबूरन उस वक्त वो प्रोटेस्ट पे आना पड़ा। क्या आप अपने उस फैसले को सही मानते हैं? क्योंकि अगर हम उसके बाद मैंने आपको जब देखा, आप एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में उभरने शुरू हुए, अपनी बात जो है वो रखने शुरू हुए, उसके बाद आपने सियासत जो है वो भी ज्वाइन कर ली, तो आपको नहीं लगता कि एक जर्नलिस्ट के रूप में भी आप बात रख सकते थे, लोगों के मुद्दे हल कर सकते थे, करवा सकते थे, एक ब्रिज का काम कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में? देखिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब मैं आप उस वक्त एक चीज़ मुझे लॉस हुआ पर्सनल, मैं अपनी एक आपको बताऊं, क्योंकि जर्नलिज्म के अंदर मुझे अक्सर अपने आसपास के लोग भी ये समझते थे और मुझे भी ये महसूस होता था कि मैं इसको आई कुड हैव मेक इट बिग, मैंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया होता, या मैं शायद किसी बड़े मकाम पे उस फील्ड के अंदर हो सकता था। लेकिन एक चीज़ है कि इस वक्त आज आपका मॉडर्न डे जर्नलिज्म जो इस वक्त है, कंटेम्प्रेरी जर्नलिज्म है, उसमें ट्रूथफुलनेस की कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने साथ देखिए क्या हुआ, आप अपने काम को देखिए, आप अपनी हालात देखिए कि किस तरह से आपको हरास किया गया, तो आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, टेकअप कर रहे हैं, बेयर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं किसी की बंदिश में क्यों रहूं, और ख़ासकर वो ऑनर्स जो लोग मुझे जो जिन लोगों के पास मैं काम कर रहा था, वो लोग तो उनका तो अपनी मजबूरियां थी, उनके अपने कारोबार थे, वो कारोबार के चलते मुझे वो फ्रीडम नहीं दे सकते थे। तो मैंने आई चोज़ टू वर्क एज एन एक्टिविस्ट, जहाँ मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मुझे फ्रीडम है। और अब मैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड हूँ, यहाँ मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं अपने मन की बात, दिल की बात, अपने आवाम की बात डंके की चोट पे कह सकता हूँ, उससे मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने शोभा छोड़ दिया। सियासत में जाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म को आपने चुना, आम आदमी पार्टी, क्या वो निर्णय आपका सही था? क्योंकि आज की जो हालात आम आदमी पार्टी की जे.एंड.के में दिख रही है, इतनी बेहतर नहीं है जो शुरू में दिख रही थी। देखिए, पार्टी के हालात बदलते रहते हैं, पार्टीज़ का जो अभी क्या पोजीशन है वो एक अलग बात। आज से कुछ साल पहले बीजेपी की क्या पोजीशन हुआ करती थी वो आप जानते हैं, आज बीजेपी की क्या पोजीशन है वो आपको मालूम है, कांग्रेस कितनी स्ट्रेंथन, कितनी पावरफुल थी एक वक्त पे, वो भी आप जानते हैं, और आज कांग्रेस की क्या पोजीशन है वो भी आप जानते हैं। बात आइडियोलॉजी की है, बात सोच की है, बात जो है वो डेवलपमेंटल फ्रंट पे काम की है। अब प्रोग्रेसिव फ्रंट पे आप देख रहे होंगे आम आदमी पार्टी कमिटेड है कि उनको बेहतर स्कूल चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको भी वही चाहिए, बेहतर सरकारी स्कूल। 1000 आपके जो हैं इस बार नीट के क्वालिफायर से सरकारी स्कूल से, सरकारी स्कूलों से ज़रा जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट आंकड़ा दे आके कि उनके सरकारी स्कूलों से कितने नीट क्वालिफायर निकले। एक नीट क्वालिफायर अगर बिना कोचिंग के निकल गया ना कहीं से, तो उस पर ये लोग हल्ला मचा देते हैं कि बिना कोचिंग के निकला। अरे हम तो सरकारी स्कूल से 1000 नीट क्वालिफायर निकाल रहे हैं। तो वो सोच हमको भी चाहिए। अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं,
जाके दिल्ली में आप देखिए, आपके डोर स्टेप पे है। हमारे लोगों को भी चाहिए अच्छी सड़कें, हमारे लोगों को चाहिए अच्छे स्कूल्स, हमारे लोगों को चाहिए। तो यही आइडियोलॉजी, कम्युनल फसाद हमको नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल उसमें नहीं पड़ते, हम इसलिए उनको एडमायर करते हैं। करप्शन सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि बुनियादी तौर पे मैं एक चीज़ बताऊं कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ ऑनेस्टी। क्यों हूँ? क्योंकि मेरे वालिद साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहने वाला एक मामूली चपरासी, उसका अगर आप वर्थ पता करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कितना करप्शन है। लेकिन अगर आप मेरे फादर जो स्टेट सब्जेक्ट जो होली सोली देखते थे, बहुत और सी चीज़ें देखते थे, उसके बाद हमारे पास क्या एसेट्स हैं और हमारी क्या पोजीशन है, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं प्रोडक्ट ऑफ ऑनेस्टी हूँ। इसलिए मेरी इंस्पिरेशन अरविंद केजरीवाल है। तो आइडियोलॉजिकल एक इंस्पिरेशन है अरविंद केजरीवाल, इसलिए उन तरफ रुझान है। और फैसला वही है, जब तक सियासत में है अरविंद केजरीवाल के साथ है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को छोड़ देंगे, सियासत छोड़ देंगे। और भी बहुत सारे युवा आपके जैसे, आपकी जैसी सोच वाले आए, थोड़ी देर रुके, वापस चले गए। देखिए, हम बहुत वक्त से, अब ऑलमोस्ट एक दशक हो गया इस स्ट्रगल को करते हुए। अभी हल्का फुल्का 4 लोग अगर जानने लगे हैं तो इसके पीछे एक दशक की स्ट्रगल है। इस क्रेडिबिलिटी को बनाने में एक दशक लगा है। ये लोग आते जाते हैं। देखिए, मैक्सिमम मैंने सियासत के अंदर लोगों को आते हुए देखा और उनका मकसद ज़ाहिरी तौर पर जो है खिदमत खल्क होता है, लेकिन अंदर से जो है उनका कहीं ना कहीं एम होता है कि हमको फेम चाहिए, हमको पावर चाहिए, हमको पैसे चाहिए। और उनको ये लगता है कि ये ग्राउंड जो है सबसे बेहतरीन ग्राउंड है, जहाँ पर आपको हर चीज़ की फसल मिलेगी, हर फसल आप यहाँ से काट सकते हैं, पैसा, पावर, इक़्तिदार, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं। तो जब उनको लगता है कि मशक्क़त ज़्यादा लग रही है तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। हमारा मकसद, हमारा पैशन ये है, हमारा पैशन खिदमत खल्क है। हम एक अमन का इलाका देखना चाहते हैं, तरक्की पजीर इलाका देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं एक मज़दूर के बच्चे को एक जो है कलेक्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ है। हम देखना चाहते हैं एक मज़दूर का बच्चा एक बेहतरीन प्रिंसिपल बनते हुए। हम देखना चाहते हैं कि अगर 100 लोग क्वालिफाई करते हैं नीट का एग्ज़ाम, हम देखना चाहते हैं उसमें से 80 लोग मज़दूर के बच्चे हों। तो वो दुनिया हम देखना चाहते हैं, वो दुनिया बनाना चाहते हैं। हम बेशक बना ना पाएँ, लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर रहेगी कि हमने कोशिश की थी। बिल्कुल। तो अवैध साहब, ऐसा क्या हुआ कि आप एक लीडर के तौर पे जो हैं अपनी बात जो है वो नहीं रख पा रहे हैं, या कहीं पे दिक्कत आ रही है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पेज बना करके, या कोई भी इशू पे अगर आपको बात करनी होती है आप वहीं से अपनी बात रखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये मनी माइंडेड सोसाइटी है, स्टेटस बाउंड सोसाइटी। यहाँ पर भिखारी भीख भी उससे मांगता है जिसके पास बड़ी गाड़ी हो। पैदल चलने वाले से भिखारी भीख भी नहीं मांगता। ये वो सोसाइटी है। तो मैंने सोचा इससे पहले कि मैं लोगों के पीछे भागूं कि मुझे स्पेस दीजिए, तो मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। मैं ज़्यादा नहीं भाग सकता लोगों के पीछे, ना मेरे पास इतना एसेट है, ना मेरे पास इतना कुछ फाइनेंसेस हैं कि मैं लोगों के पीछे भागता रहूं। आप जैसे लोग हैं, मेहरबान हैं, कभी कभार बुला देते हैं, जैसे चलते हुए अभी आपने बुला दिया। तो आप जैसे मेहरबान तो सभी हैं नहीं, या वो लोग कभी हमारे मैसेजेस को मतलब पब्लिक तक नहीं पहुंचाने में दिलचस्पी नहीं रखते, सब नहीं है ऐसे। इसलिए हमको अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ा, अपनी आवाज़ खुद बनना पड़ा। और ऐसा सबको करना चाहिए, ऐसा हर शख्स को करना चाहिए, हर नौजवान को करना चाहिए। जब तक हर शख्स, हर नौजवान अपनी आवाज़ खुद नहीं बनेगा, मुआशरा बदलेगा नहीं। हमें ऐसा क्या लग रहा है आपको हमारे भारत देश में, जम्मू कश्मीर में, जो होना चाहिए था और नहीं हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है? देखिए, जब देश की इस वक्त बात करूं, देश इस वक्त बहुत कम्युनली सेंसिटिव हालात बने हुए हैं। आगे अभी आपको बता दूं, यहाँ पर एक क्राइम को, एक वक्त हम देखते थे इंडस्ट्री के अंदर फिल्में बनती थी, जो लोग आज कहते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट की है। उन्होंने शायद सच्चर कमेटी रिपोर्ट के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं है, जहाँ जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की हालत जो है वो एससी कम्युनिटी के लोगों से बदतर है, एजुकेशन में, इकोनॉमिकली। तो वो किसने की? अब वो जिसने की वो कहते हैं यार ये लोग तो अपीजमेंट कर रहे थे, कांग्रेस के लोग। अरे अपीजमेंट कर रहे होते तो लोगों की हालत ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती। इस वक्त कम्युनली सेंसिटिव, अगर कोई क्राइम कर देता है इस वक्त, बाय द वे कोई क्राइम कर देता है, अभी साक्षी का मामला हुआ, साक्षी साहिल का मामला हुआ, बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि साहिल और साक्षी के मामले को एक रिलीजियस रंगत दी गई। ये कहा गया साहिल जो है वो मुसलमान था, उसने लव जिहाद किया। और लव जिहाद की टर्मिनोलॉजी आपको पता है,
पहले एक वक्त था कि कहते थे लव जिहाद में ये लोग जो है मुसलमान लड़कियों से, हिंदू लड़कियों से शादियां करते हैं, उनको अपने जो है घर लेके आते हैं, उनसे बच्चे पैदा करते हैं। आज ये कहते हैं कि ये लव जिहाद करके उनको कत्ल कर देते हैं और फिर खुद जेल चले जाते हैं। इनकी टर्मिनोलॉजी वक्त के हिसाब से बदल रही है, ये वक्त के हिसाब से अपनी सहूलत के हिसाब से बयान करते हैं। अब ये कहते हैं, अभी हिमाचल में एक आज चल रहा है तनाव है, वहाँ पर एक मामला हुआ है कि एक लड़का है मनोहर नाम का 28 साल का, उसको एक फैमिली ने मार डाला, बड़ी बर्बरियत से मार डाला। हम कंडेम करते हैं और हम तो कहते हैं सीवियरेस्ट पनिशमेंट दो। अब तो इन लोगों ने जाकर उसका घर भी जला दिया, ओपन पब्लिकली जला दिया। चलिए ठीक किया, आपके जज्बात है, आपके सेंटिमेंट है, लेकिन आप उसके हमसाये पे क्यों चढ़ रहे हैं? उसके हमसाये ने थोड़ी ये किया, या उसके धर्म का दूसरा आदमी उसने क्या किया? अरे ठीक है, एक ने जुर्म किया, तो ये जो एक माइंडसेट देश में बनता जा रहा है ना, ये देश के लिए घातक है। क्योंकि ये जब कॉन्फ्लिक्ट वाले मोड में आ जाते हैं ना लोग, जब यहाँ चार लोग लड़ने लग जाते हैं ना, छुड़ाने वालों को भी पड़ जाती है, वो चार के साथ वो छुड़ाने वाले को भी चोट लगती है। तो देश को अगर ये पूरी इस जंग में झोंक देंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? ये जो सच पे आधारित मूवीज़ आ रही हैं, जिससे युवाओं को इतिहास के बारे में जानकारी देने की कोशिश की जा रही है, अगर हम द कश्मीर फाइल मूवी की बात करें या द केरला स्टोरी मूवी की बात करें, अब एक नई मूवी जो है उसका टीज़र एक जो आया है सामने 72 हूरें करके, उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है बहस हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मूवीज़ को प्रमोट करना, टैक्स फ्री करना, या जो पावर में सरकारें हैं उनका ये कहना कि आप इस तरह की मूवीज़ देखिए, ये इतिहास है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रोवोकेशन है, ये प्योरली प्रोवोकेशन है, और ये आज की टेक्निक नहीं है, हिटलर के ज़माने की टेक्निक है। हिटलर के ज़माने में भी फिल्में ऐसे ही बनती थी, और इसी तरह से जो है वो जो है मीडिया को ख़रीद कर, डरा कर वो जो है अपनी प्रोजेक्शन किया करते थे। लेकिन ये फिल्मों की जो पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, बहुत स्मार्ट काम हो रहा है, बहुत स्मार्ट काम हो रहा है। अब कश्मीर फाइल्स को ले लीजिए, अक्सर लोग कहते हैं, खासकर वो जो प्रो कश्मीर फाइल्स हैं, जो कहते हैं प्रो, वो लोग कहते हैं कि यार कश्मीरी पंडितों के साथ जाती हुई। आप जब कश्मीर फाइल को जुटलाते हैं तो वो कहते हैं आप कश्मीरी पंडितों के साथ जाति को जुटला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने परोसा बहुत टेक्निकली है, बहुत टेक्निकली है। अब मैं कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बात समझिए। जिस तरह से उसको दिखाया, हाँ, ये मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हुई जाति को उसको डिनाई नहीं कर सकता कोई। जाति हुई है। देखिए, जिसने घर छोड़ा उसने किसी मजबूरी से छोड़ा, मैं उसको डिनाई नहीं करता। लेकिन ये लोग इस तरह से खेल रहे हैं कि जब लोग कश्मीरी फाइल्स, अब कश्मीरी पंडितों का दर्द गायब है, अब बस अब ये हो गया है सिर्फ कश्मीर फाइल्स का टॉपिक। कश्मीर फाइल सही है या कश्मीर फाइल गलत है, अब कश्मीरियों का दर्द सही है या वो गलत है, वो टॉपिक रहा ही नहीं। इन्होंने बहुत स्मार्टली जो है ये सब चीज़ें की हैं। अब ये 72 हूरें, ये प्रोवोकेशन है। अब ये 72 हूरों का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कॉन्सेप्ट को लेके ये कह रहे हैं कि 72 हूरों का जो लालच देकर जो है वो सुसाइड बॉम्बर्स बनते हैं। देखिए, मुझे उनके बारे में पता नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली नहीं है। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है, 72 है, जितनी भी हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बोलता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे मैं अगर इस पे बात करता हूँ, मेरा बिलीफ है, मेरा विश्वास है, ऐसी कई चीज़ें आपके रिलीजन में है जिसको मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। यहाँ बैठे बैठे मैं हिंदुइज़्म के अंदर ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ और जिससे मैं मजाक उड़ा सकता हूँ आपके मज़हब का, जिस तरह से आप आज उड़ा रहे हैं किसी के मज़हब का। लेकिन मैं वो मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा सोसाइटी को नुकसान होगा, इसलिए मैं वो चीज़ें कर नहीं रहा। ये इंटेंशनली ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये इंटेंशनली लोगों को इस चीज़ के अंदर जो है इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में फसाद पैदा हो, और एक वोट बैंक की राजनीति तो होगी, और देश का बंटाधार भी साथ साथ चलता रहेगा। ये 72 हूरें हैं क्या? इस तरह का टाइटल देने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा आपको, ये प्रोवोकेशन है, ये किसी के विश्वास को, किसी के बिलीफ को जो है वो गलत ठहराने की जो है ये एक साजिश है। अब 72 हूरें हैं, जब जन्नतों की बात होती है, जब मुस्लिम हूँ मैं, तो जनाब 72 हूरें किसके लिए हैं? पहले तो ये क्लैरिटी थोड़ी सी हो जाए। ऐसा कोई मुसलमान हमें आसपास आजकल दिखता नहीं है जिसको 72 हूरें जो डिज़र्व करता है, या फ़िलहाल तो सीधी सी बात, ये एक हकीकत है। एक मोमिन है, सच बोलने वाला, इंसाफ करने वाला, हक बात करने वाला, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला, अपने नेबर की कफ़ालत करने वाला,
बीमारों की तीमारदारी करने वाला, गरीब को रोटी देने वाला, अपने मुंह से निकाल के निवाला देने वाला, नमाज पढ़ने वाला, जो बुरा ना देखता हो, जो किसी की माँ बहन के ऊपर गंदी नज़र ना डालता हो, जिसको हराम करार दिया है किसी अगर गैर महरम के ऊपर आप नज़र डालते हैं, वो जैसा ईमान वाला शख्स ये उनके लिए है, ये उनके लिए है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको कहा कि नेक बनो, अच्छे बनो, ईमानदार बनो, सच्चे बनो, हक पे चलने वाले बनो, तब जाके ये बातें होंगी। ये तो उन लोगों के लिए है, कोई बम फोड़ने वालों के लिए थोड़ी ना है। लेकिन इसमें ये भी तो कहा जा रहा है ना कि आप यही चीज़ें बताते हो एक सुसाइडर को, एक बम्बर को, कि आप ऐसा करोगे, आप जिहाद पे जाओगे, आप अपनी जान यहाँ पे दोगे, वहाँ पे आपको 72 हूरें मिलेंगी। ये वो चीज़ इसमें दर्शाई जाती है। इनका कंटेक्स्ट है, ये इनका कंटेक्स्ट है। ये लव जिहाद कहते हैं, ये कहते हैं लव जिहाद करो। अरे आज जो टर्मिनोलॉजी इन्होंने लव जिहाद बनाई है, जिस तरह कहते हैं कि ये साहिल ने, मान लीजिए साहिल ने लव जिहाद किया, क्या उसके परिवार ने उसको कहा कि एक लड़की के साथ तू रिलेशनशिप रख, या उसको बाद में तू एक चाकू से इस तरह कत्ल कर और उसके बाद तू हमारे लिए वबाल बना, उसके बाद तू जेल में जा और फांसी पे लटक जा? क्या कोई परिवार अपने बच्चों को ये सिखाएगा? या धर्म कोई अगर सिखा भी दे तो वो आदमी ऐसा करेगा? खुद को क्यों अपने आप को फसाद में डालेगा? एक सोचने वाली बातें हैं। तो ये इनका कंटेक्स्ट है। अब चल इन्हीं की रही है, मीडिया इनका है, टीवी इनका है, ओटीटी इनका है, चल इनकी रही है, तो ऑब्वियस सी बात है। और लोग जो हैं लेने के लिए तैयार हैं, जो परोसा जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नफरत में अंधे हो चुके हैं। उनको लगता है कि ये सही है। अब एक क्राइम होता है, उसको मजहब के, अब ये कह रहे हैं कि मैं आपको बताता चलूँ, अभी पिछले महीने की बात है, पिछले महीने गुजरात में 2 एपिसोड पेश आए। एक लड़के ने अपनी कज़न, अब ये कहते हैं कि मुसलमान अपनी बहनों से शादी करते हैं, आप अखबार खोलिए पढ़िए आप, सूरत के अंदर एक लड़के ने, एक गुजराती लड़के ने, कृष्णा कुछ नाम था उसका, अपनी कज़न को शादी के लिए ऑफ़र किया। उसने मना किया और उसके मना करने के बाद एक दिन वो उसके घर चला गया और उसने उसको 17 बार चाकू घोंपा। वो नेशनल मीडिया में खबर नहीं आई। वहाँ पे कज़न वाला मसला भी है, वहाँ पे हर मसला है, लेकिन नेशनल मीडिया ने वो खबर नहीं दिखाई। 17 बार चाकू घोंपा उसने। और वहीं पिछली बार साहिल के दौरान ही एक बिहार के आदमी ने गुजरात में ही अपनी बेटी को मार डाला। 24 बार कैमरा पे वार हुआ, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। मीडिया ने उस पे जो है वो ध्यान ही नहीं दिया। तो ये दोहरे मापदंड, ये हिपोक्रेसी साबित करती है कि ये जो कह रहे हैं ये सब एजेंडा बेस्ड है, इस सब के पीछे कोई साजिश है। और ऐसे में आपको सैकड़ों केस गिनवाऊंगा। अब ये कहते हैं कि साक्षी के साथ ऐसा हुआ। अगर आपको मैं बताऊं कि ये यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, माफ़ी चाहूँगा मुझे इलाका याद नहीं है, गजाला या कुछ नाम की ऐसी लड़की थी, 2020 में वाक़या हुआ था। हिंदू लड़के ने उससे शादी करने को प्रपोजल दिया, उसने डिनाई किया। इसने उसके ऊपर जो है तेज़ाब भी डाला, उसको पेट्रोल छिड़क के जला भी दिया, मर गई वो लड़की। लेकिन क्या हम इसके लिए सनातन धर्म को जिम्मेवार ठहराएं? नहीं, हम उन लोगों को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं या किसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। ये कॉमन सेंस की बात। अब जो लोग कॉमन सेंस भी खो चुके हैं, उनके लिए तो फिर उनका भगवान या अल्लाह ही मालिक होगा। ओवैस भाई, अब आगे क्या, इन फ्यूचर आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, हम कोशिशें करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। मुझे अक्सर लोग मेरे पेज के ऊपर, आप देखते होंगे, इतने अब्यूज़र्स, ट्रॉल्स, थ्रेट्स मिलती हैं, लेकिन मैं उन दोस्तों को बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि देखिए दोस्तों, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं आपके धर्म को गाली नहीं दे रहा, मैं आपके लोगों को गाली नहीं दे रहा, मैं बस गलत लोगों को गलत बता रहा हूँ, और वो मैं करता रहूँगा। जब तक चल रहा है चलता रहेगा, जब तक हम खड़े हैं तब तक हक और सच पे बात करते रहेंगे। हम इस देश में विश्वास करते हैं, वो इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हम इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि आप सरहदें बांट दीजिए, चाहे जितनी मर्जी सरहदें बांट दीजिए। इससे पहले भी 47 में आप बांट चुके हैं, अगर आप कल को और बांटेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी, जब तक उसके अंदर का इंसान नहीं जागेगा, उसका ज़मीर नहीं जागेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। हम ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जागता है तो एक बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जागता तो एक ऐसी ईंट दीवार में हम भी, जिस दीवार ने कोशिश की हो कुछ बदलने की, कुछ अच्छा करने की। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया अरफाज भाई, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अवैस चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।